बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे हम, क्योंकि हमारा जो लीगल ड्राफ्टिंग का पेपर है उसके अंदर लीगल ड्राफ्टिंग के अंदर के साथ साथ ये भी एक पोर्शन है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के हवाले से, तो इसलिए इसको भी करना ज़रूरी है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, इसके साथ ये रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स और इसके अलावा जनरल कॉज एक्ट, उसके कुछ सेक्शंस हैं हमारे सिलेबस में, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है और फिर इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में से। तो एक क्वेश्चन इसमें से आता है सिलेबस के अंदर, उसमें आपके एग्जामिनेशन में। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, स्टैट्यूट का मतलब यह है कि लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट, दैट इज कॉल्ड स्टैट्यूट। अब उसके इंटरप्रिटेशन की बात आती है। लॉ जो है वो पास होता है पार्लियामेंट से, जो लेजिस्लेटिव बॉडी होती है किसी मुल्क की, वो उसको पास करती है। तो अब उसकी जो इंटरप्रिटेशन है, उसकी तशरीह या उसकी जो एक्सप्लेनेशन है, उसकी वजाहत, वो अदालतें करती हैं। ये अदालतों का इख्तियार है। अदालतें कोई कानून बना नहीं सकती, ना ही कोई कानून ख़त्म कर सकती हैं। ये पार्लियामेंट का काम है। कानून बनाना, कानून में तरमीम करना और कानून को मनसूख करना, ये पार्लियामेंट का काम है। अदालतें सिर्फ पॉइंट आउट करती हैं जो उसके अंदर खराबियां हैं, या फिर अदालतें उन कवानीन को जो पार्लियामेंट ने पास किए होते हैं उनकी तशरीह करती है। उसके कुछ रूल्स हैं उस तशरीह करने के, उसको हम इंटरप्रिटेशन कहते हैं। तो इंटरप्रिटेशन का आसान लफ्ज़ों में जो मीनिंग है वो है टू फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ द वर्ड। अब अगर कोई भी वर्ड है, कोई भी लफ्ज़ है, उसके दो मीनिंग लिए जा सकते हैं। कॉमनली उसके दो मीनिंग लिए जा सकते हैं या दो से ज़्यादा मीनिंग लिए जा सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन सा मीनिंग लिया जाएगा जब कोई कोई स्पेसिफिक केस है अदालत के सामने। तो वहाँ पर क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हो जाता है कि ये जो लॉ है इसका मतलब या इसका मीनिंग, एक फ्रीक जो है या एक पार्टी जो है वो उसका मीनिंग कुछ ले रही है, दूसरी पार्टी उसका मीनिंग कुछ ले रही है। और ये तभी होता है जब एक लफ्ज़ के एक से ज़्यादा मीनिंग बन रहे हो, या फिर उसके अंदर कोई इबहाम हो, कोई एम्बिग्विटी हो, या कोई और शक व शुबहात पाए जाएँ, तो तब ये डिस्प्यूट अराइज़ होता है। तो ये इंतहाई अहम सब्जेक्ट है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। इसकी मदद से बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि जो कोई अगर कॉम्पिटेंट लॉयर है तो इस लॉ की बुनियाद के ऊपर वो एक कमज़ोर केस को भी वो अपने क्लाइंट की फेवर में ले सकता है, करवा सकता है, और अपने दलाइल की बुनियाद के ऊपर। तो इंटरप्रिटेशन का मतलब है टू फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ ए वर्ड। और फिर इसके साथ साथ एक लफ्ज़ है कंस्ट्रक्शन, या अक्सर हमने पढ़ा है कंस्ट्रू, CONSTRUE, कंस्ट्रू। कंस्ट्रक्शन ये इससे आगे चलकर, यानी कि इंटरप्रिटेशन है टू फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ ए वर्ड। जब ट्रू मीनिंग मिल जाता है उस वर्ड का, तो फिर उसके बाद उसकी कंस्ट्रक्शन होती है। कैसे? जब एक ट्रू मीनिंग बन गया या मिल गया तो फिर उसके बाद उसके ऊपर कंक्लूजन ड्रॉ किया जाता है। तो टू ड्रॉ द कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ दैट ट्रू मीनिंग इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन। अब एक लफ्ज़ है, एक वर्ड है लॉ के अंदर, तो उसका एक से ज़्यादा उसके मीनिंग बन रहे हैं। उसका पहले काम ये होगा कि कोर्ट उसको ट्रू मीनिंग ढूंढेगी।
उसके बाद जब ट्रू मीनिंग मिल जाएगा तो फिर उस ट्रू मीनिंग की बुनियाद के ऊपर केस का फैसला करेगी, इसके ऊपर अब क्या कंक्लूजन निकाला जाएगा, क्या फैसला किया जाएगा इसके ऊपर, तो हम उसको कंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो इस तरह ये सिलेबस के अंदर और बुक के अंदर इंटरप्रिटेशन का वर्ड भी यूज हो रहा है और साथ साथ कंस्ट्रक्शन का वर्ड भी यूज हो रहा है। तो इनके ये मीनिंग है। अब जो वर्ड होता है उसके मीनिंग तलाश करने के लिए दो चीजें हैं। एक तो ये है कि उसका डिक्शनरी मीनिंग आ जाए, जिसको हम डेनोटेशन कहते हैं, या फिर कॉनोटेशन आ जाए। कॉनोटेशन ये है कि उस वर्ड को, अगर वो वर्ड कहीं इस्तेमाल हो रहा है किसी स्टैचूट के अंदर, तो फिर उसके जो नियर अबाउट वर्ड्स हैं, उससे जो एसोसिएटेड वर्ड्स हैं, उनको मिलाकर उसका मीनिंग निकाला जाता है। तो दो तरह से ये मीनिंग लिए जा सकते हैं। अब फिर इससे आगे चलते हैं। इंटरप्रिटेशन जो है वो दो तरह से होती है। एक स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन है और दूसरी नॉन स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन है। स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन के अंदर जब एक वर्ड है उसका कोई मीनिंग एक स्पेसिफिक एक्ट के अंदर, स्टैट्यूट के अंदर मेंशन कर दिया गया है, तो फिर उस एक्ट को या उस स्टैट्यूट को देखा जाएगा कि वहां पर उसका क्या मीनिंग है। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्ड है प्रॉपर्टी। उस वर्ड प्रॉपर्टी का अगर कोई मीनिंग लेना है तो उसको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में उसका मीनिंग दिया गया है, वहां से वो मीनिंग लिया जा सकता है। या फिर जनरल क्लॉज एक्ट है, उसमें से भी उसका मीनिंग लिया जा सकता है। यानी कि जब कोई वर्ड है उसकी उसका कोई मीनिंग तलाश करना है या उसका कोई मीनिंग ढूंढना है या पता लगाना है इसका मीनिंग क्या है, तो अगर स्टैचूट की मदद ली जाएगी उसको तलाश करने में, किसी स्टैचूट का सहारा लिया जाएगा, तो फिर इसको स्टैचूटरी इंटरप्रिटेशन कहेंगे। और फिर नॉन स्टैचूटरी इंटरप्रिटेशन इसके अलावा है। यानी कि जब स्टैचूट का सहारा नहीं लिया जा रहा बल्कि कोर्ट्स उन रूल्स को फॉलो कर रही हैं, कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं इंटरप्रिटेशन के, जिनकी मदद से कोई एम्बिगुअस वर्ड है उसका मतलब पता चलाना है, तो फिर उन रूल्स को जब फॉलो किया जाएगा तो फिर वो नॉन स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन कहलाएगी। अब रूल्स हैं, रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑलरेडी हम क्लास में पढ़ चुके हैं। अब इसकी रिवीजन के दौरान शॉर्टली इसको हम डिस्कस करेंगे इन रूल्स को। अब जब कोर्ट उन रूल्स का सहारा लेगी तो फिर वो नॉन स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन कहलाएगी। लेकिन कोर्ट जब किसी लॉ का, किसी स्टैट्यूट का सहारा लेगी उसका मीनिंग तलाश करने के लिए, स्पेसिफिक जो उसके पास एक प्रपोजिशन कोर्ट के पास आई हुई है, तो फिर इसको स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन कहेंगे। इसके बाद इंटरप्रिटेशन के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। इंटरप्रिटेशन करने के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। किन प्रिंसिपल्स की बुनियाद के ऊपर, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, किन की बुनियाद के ऊपर वो इंटरप्रिटेशन की जाती है। सबसे पहली बात जो कोर्ट्स मद्देनजर रखती हैं, वो कोर्ट डिटरमिन करती हैं कि व्हाट इज द रियल इंटेंट ऑफ द लेजिस्लेचर। जब लेजिस्लेचर ने वो कानून पास किया, पार्लियामेंट ने वो कानून जब पास किया, तो उसकी रियल इंटेंशन क्या थी। सबसे पहली बात तो ये है, कोर्ट ने ये फाइंड आउट करना है। फिर उसके बाद रियल इंटेंशन मालूम करने के बाद कोर्ट देखेगी कि अगर तो उस जो स्पेसिफिक वर्ड है उसका कोई प्लेन मीनिंग बन रहा है, एक सादा मीनिंग उसका मौजूद है, आसान अल्फाज के अंदर उसको बयान किया जा सकता है, उसका तर्जमा किया जा सकता है या हो सकता है, तो फिर कोर्ट उसी प्लेन मीनिंग को ही लेगी। और तीसरी बात इसके अंदर ये है कि जब कोर्ट किसी वर्ड को एक्सप्लेन करेगी या उसका मीनिंग तलाश करेगी, तो फिर ये कोर्ट इस बात को मद्देनजर रखेगी कि जो वो लॉ है, जो लॉ उसके सामने है, जो स्टैच्यूट
उसके सामने मौजूद है, जिसके बारे में एम्बिगुइटी आ चुकी है, अब कोर्ट देखेगी कि वो मीनिंग लिया जाए जिससे उस स्टैचूट को वर्केबल बना सके, उस स्टैचूट को उसके ऊपर अप्लाई करने के लिए उसको मुनासिब तरीके से चला सके, ताकि ऐसा मीनिंग ले जिससे वो स्टैचूट या जो लॉ है वो मनसूख ना होता हो, बल्कि वो वर्केबल हो और ज़्यादा इफेक्टिव है हो, यानी कि वो मीनिंग लिया जाए जिससे वो उसकी इफेक्टिवनेस ज़्यादा हो। तो ये 3-4 इसके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कोर्ट जिनको मद्देनजर रखती है। इसके बाद जो प्रिंसिपल्स हैं, ये प्रिंसिपल पढ़े हमने, फिर इसके बाद रूल्स हैं, रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स है। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। तो इसके अंदर डिफरेंट रूल्स हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के। फर्स्ट पढ़ते हैं हम गोल्डन रूल, कंस्ट्रक्शन भी इसको कहते हैं, गोल्डन रूल इंटरप्रिटेशन भी कहते हैं और कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। अब गोल्डन रूल क्या है? जब एक जाहिर बात है कि जब कोर्ट को उसी वक्त इस बात का की जरूरत पेश आएगी कि जब कोई वर्ड है वो एक से ज्यादा मीनिंग दे रहा है, दो उसके तर्जमे बन रहे हैं, दो मीनिंग उसके बन रहे हैं, उस किसी एक्ट के, किसी प्रोविजन के, किसी सेक्शन के, एक सेक्शन है किसी एक्ट का, तो उसके अंदर दो मीनिंग बन रहे हैं। तो उस सूरत के अंदर उस कोर्ट को वो डिफाइन करना है कि वहां पर क्या मीनिंग उसके हो सकते हैं। तो अब कोर्ट ने इस गोल्डन रूल को जब फॉलो करना है तो उसके लिए कोर्ट ये देखेगी कि उस एक्ट को, जो उसके सामने एक्ट मौजूद है, उस स्पेसिफिक सेक्शन को देखेगी कि वो सेक्शन है क्या, उसका मीनिंग क्या बन रहा है, और फिर उस सेक्शन को उस एक्ट के दीगर जो सेक्शंस हैं उससे रिलेटेड उनके साथ उसका कंपैरिजन किया जाएगा, उनका मीनिंग देखा जाएगा, वहां पर मीनिंग क्या है, और फिर इस सेक्शन के अंदर जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं उनका मीनिंग क्या है। तो कोर्ट उस स्पेसिफिक सेक्शन का जिसका उसको मीनिंग तलाश करना है वो उसका मीनिंग लेगी जो उनके साथ मिलता जुलता होगा, जो उनके साथ हम आहंग होगा, ताकि कोर्ट उस एक्ट को आगे, यानी कि जब उसकी तशरीह करनी पड़े तो एक साथ हो तशरीह उसकी, ना कि एक हिस्सा कुछ बयान कर रहा हो और दूसरा हिस्सा कुछ बयान कर रहा हो, ऐसी तशरीह कोर्ट नहीं कर सकती। तो इसलिए गोल्डन रूल के अंदर सिर्फ एक सेक्शन के ही अल्फाज को सिर्फ नहीं देखा जाता, बल्कि दीगर जो सेक्शंस हैं उस स्टैचूट के अंदर उनको भी देखा जाता है, उनके मीनिंग भी देखे जाते हैं। तो दोनों सेक्शंस के या एक से ज्यादा सेक्शंस हैं, इवन प्रियम्बल देख ली जाती है उस स्टैचूट की, या फिर उसके शेड्यूल अगर दिया हुआ है तो उसको भी देखा जाता है कि वहां पर कोई अगर वर्ड यूज हुआ है तो वहां पर क्या मीनिंग दिया गया है। तो इस तरह करके फिर जब ये तशरीह की जाती है, कोर्ट इंटरप्रिटेशन करती है, तो फिर उसको हम गोल्डन रूल कंस्ट्रक्शन या फिर गोल्डन रूल इंटरप्रिटेशन कहते हैं। इसके बाद है सेकंड मिसचिफ रूल। मिसचिफ रूल को ये भी कहते हैं कि टू सप्रेस द मिसचिफ एंड एडवांस द रेमेडी। इस प्रिंसिपल के तहत या इस रूल के तहत कोर्ट ये देखती है कि जो उसके सामने एक केस है, जो उसके सामने एक प्रॉब्लम आ गई है कि डिस्प्यूट आ गया है कि कोई स्पेसिफिक वर्ड है या कोई स्टैचूट है, उसके अंदर एक सेक्शन है या एक प्रोविजन है, तो उस एक पार्टी कुछ मीनिंग ले रही है, दूसरी पार्टी उसका कुछ मीनिंग ले रही है। तो कोर्ट ने उसको डिसाइड करना है कि इसका ट्रू मीनिंग क्या है। फिर कोर्ट देखेगी, अगर ये रूल फॉलो करती है तो इसके अंदर कोर्ट देखेगी कि ये जो लॉ उसके सामने मौजूद है, इससे पहले, इस स्टैचूटरी लॉ से पहले कॉमन लॉ क्या था, यानी कि इस तरह की प्रेपोजिशंस से मुतल्लिका जो कॉमन लॉ था वो क्या था, उसकी बैकग्राउंड देखी जाएगी कि कॉमन लॉ क्या था। अब फिर अगर कॉमन लॉ मौजूद था तो उसके अंदर डिस्क्रिपेंसीज क्या थी, उसके अंदर
कमी क्या थी कि हमें या लेजिस्लेचर को ये लॉ पास करना पड़ा। तो वो जो उसके अंदर डेफिशिएंसीज थी उनको देखा जाएगा कि वो क्या क्या थी, वो पॉइंट आउट की जाएंगी। फिर उसके बाद पार्लियामेंट ने कॉमन लॉ की उस डेफिशिएंसी को रिमूव करने के लिए रेमेडी क्या दी, पार्लियामेंट ने उसको कैसे इफेक्टिव बनाया, कौन सी रेमेडी दी, तो उसको भी देखा जाएगा कि रेमेडी क्या आई इसकी। और फिर वो जो रेमेडी पार्लियामेंट ने दे दी है, वो जो एक प्रॉपर लॉ बना दिया है जिससे एग्रीव्ड पर्सन को प्रॉपर रेमेडी या प्रॉपर रिलीफ मिल रहा है, तो उसकी रीजंस क्या है, वही रेमेडी पार्लियामेंट ने क्यों दी है, इसके अलावा और क्यों नहीं दी है। तो वो जो रीजंस हैं, जिन रीजंस की बुनियाद के ऊपर वो रेमेडी या रिलीफ या जो लॉ पार्लियामेंट ने पास किया है, वो वजूहात देखी जाएंगी। तो जब इस तरह करके कोई कोर्ट किसी एक्ट की या फिर एम्बिगुअस वर्ड की इंटरप्रिटेशन करेगी, तो फिर इसको कहेंगे मिसचीफ रूल इंटरप्रिटेशन। इसके बाद है लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। लॉजिकल इंटरप्रिटेशन के अंदर देखा जाएगा कि जो लॉ है, जो स्टैचूट है या जो एक्ट है, उसकी तशरीह ऐसे की जाए कि वो बेमानी ना हो जाए, यानी कि वो लॉ जो है वो मनसूख ना हो जाए। ऐसी तशरीह ना की जाए कि जिससे वो लॉ ही खतरे में पड़ जाए, उस लॉ का वजूद ही खतरे में पड़ जाए। उस लॉ को इस तरह तशरीह किया जाएगा उस स्टैचूट को, ताकि जिससे जो उसकी लॉजिक बनती हो, कि उस लॉ को बनाने में जो लॉजिक थी, जो इंटेंशन थी, वो उसको फॉलो किया जाएगा, ताकि उस लॉ का वजूद बरकरार रहे। और फिर ये नहीं है कि एक स्टैचूट है, उसका कोई सेक्शन है, उसका ऐसा तर्जमा कोर्ट ने कर दिया, एक केस का फैसला कर दिया, तो वो उस फैसले से उस लॉ का वजूद ही खतरे में पड़ जाए, तो फिर कोर्ट ऐसी तशरीह नहीं करेगी, बल्कि उसको लॉजिकल वे में उसको उसकी स्क्रूटनी करेगी और फिर देखेगी कि उसका वजूद बरकरार रहे और लॉ जो है वो बेमानी ना हो जाए। इसके बाद इक्विटेबल इंटरप्रिटेशन। इक्विटेबल इंटरप्रिटेशन इक्विटी से रिलेटेड है। ये इक्विटी क्या है कि ऐसा लॉ है जो कि कॉन्शियस की बेस के ऊपर हो, नेचुरल जस्टिस की बेस के ऊपर हो और ईमानदारी की बुनियाद के ऊपर हो, मसावात की बुनियाद के ऊपर हो। तो कोर्ट अगर मुनासिब समझती है तो फिर इसकी इक्विटेबल इंटरप्रिटेशन भी कर सकती है, कि जब कोर्ट के पास एक केस आता है तो कोर्ट देख सकती है कि इसकी इंटरप्रिटेशन करते हुए इक्विटी के जो रूल्स हैं उनको भी फॉलो किया जा सकता है। देख सकती है कोर्ट की अगर प्रॉपर इसकी इंटरप्रिटेशन करे, तो फिर इक्विटी को फॉलो करते हुए या फिर मैगजीम्स ऑफ इक्विटी हैं उनको देखते हुए कोर्ट जब कोई केस डिसाइड करेगी या फिर कोई एम्बिगुअस एक्ट है, स्टैचूट है, तो उसका जब इंटरप्रिटेशन करेगी, तो फिर हम कहेंगे कि ये इक्विटेबल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूट्स है। इसके बाद है हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन। हिस्टोरिकल जो रूल है इसके अंदर हिस्ट्री देखी जाएगी, जो लेजिस्लेटिव थी, जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी थी, लेजिस्लेचर जो थी, उसकी हिस्ट्री क्या है, वो जो लेजिस्लेशन की गई है वो तारीख क्या है और उसके तब के हालात क्या थे, किन हालात में वो लॉ पास हुआ है, पार्लियामेंट ने वो लॉ पास किया है, उन हालात को देखा जाएगा। फिर मौजूदा जो हालात होंगे, कोर्ट के सामने जो हालात आएंगे या कोर्ट के सामने जो डिस्प्यूट होगा, अगर ये वाले हालात उस तरह के हालात से जो तारीख के अंदर जब ये लॉ बना था उनके साथ रिजेम्बलेंस होगी, तब फिर कोर्ट हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन करेगी, उसका हवाला देगी अदालत कि जब ये लॉ पास हुआ था तो उस वक़्त इस तरह के हालात थे
लिहाजा अब जो उसके पास या कोर्ट के सामने जो सिचुएशन पैदा हो चुकी है उसको मद्देनजर रखते हुए देखा जाएगा कि ये उस जैसे हालात हैं, लिहाजा फिर वो चूंकि अदालतें उस वक्त इसी तरह के फैसले करती थी, तो फिर देखा जाएगा कि वो जो पार्लियामेंट बनी थी इन हालात में बनी थी। अगर कोई स्पेसिफिक लॉ बन गया है, इस तरह के स्पेसिफिक लॉज बनते रहते हैं, तो हालात के मुताबिक पार्लियामेंट को कुछ नए कानून बनाने पड़ते हैं। हालात जब इतने आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, लोग बदअमनी का शिकार हो जाते हैं और लोगों की जिंदगियां खतरे में पड़ जाती हैं, किसी हवाले से भी हो सकता है, तो वो कोर्ट के लिए फिर नया कानून बनाना जरूरी हो जाता है। कोर्ट के लिए नहीं, सॉरी, पार्लियामेंट के लिए नया कानून बनाना जरूरी हो जाता है। तो उस सूरत के अंदर कोर्ट ये देखती है कि वो क्या हालात थे, तो उन हालात को देखते हुए उसके साथ रिजेम्बलेंस बनती हो तो फिर कोर्ट हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन भी कर सकती है। उसके बाद बेनिफिशियल इंटरप्रिटेशन। बेनिफिशियल इंटरप्रिटेशन के अंदर ये है कि कोर्ट ने पब्लिक एट लार्ज को देखना होता है, पब्लिक गुड को देखना होता है। यानी कि कोर्ट ऐसी इंटरप्रिटेशन करती है कि जिससे पब्लिक एट लार्ज को बेनिफिट मिले। तो फिर कोर्ट किसी एम्बिगुअस वर्ड को, एम्बिगुअस स्टैचूट को इस तरह तशरीह करेगी उसकी कि ताकि पब्लिक एट लार्ज का उसमें से फ़ायदा हो जाए, और ये इंडिविजुअल को नहीं देखती बल्कि लोगों की आज़ादी, फिर अमन व अमान, लोगों की ज़िंदगियों का तहफ़्फ़ुज़, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट जब कोई तशरीह करेगी किसी लॉ की, तो फिर उस सूरत के अंदर उसको कहेंगे कि ये बेनिफिशियल इंटरप्रिटेशन है। इसके बाद सोशियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन है। सोशियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन के अंदर ये भी हिस्ट्री से रिलेटेड है, फिर ये समाज से रिलेटेड है, सोसाइटी से रिलेटेड है कि जब कोई लॉ पास हुआ है तो ज़ाहिर बात है कि लॉ हो सकता है 1 साल पहले पास हुआ हो, 5 साल पहले पास हुआ हो, या फिर 50 साल पहले पास हुआ, 100 साल पहले पास हुआ हो। तो फिर उस वक़्त जो सोसाइटी थी, उस सोसाइटी के लिए वो जो लॉ पास किया गया था, तो वो क्या मुहर्रिकात थे कि जब वो लॉ पास करना पड़ा, या फिर कोई इसके लिए कोई तहरीक चली थी, एक लॉ पास करने के लिए, लोगों की ज़िंदगियाँ खतरे में पड़ गई थी किसी स्पेसिफिक एक्ट की वजह से, जो कि उनके राइट के ऊपर हमलावर हो गए थे। तो उस बात को मद्देनज़र रखते हुए सोसाइटी की जो तहरीकें थी उस हवाले से, तो उनको मद्देनज़र रखते हुए देखा जाएगा कि उस वक़्त क्या हालात थे, कब जाकर फिर जो लॉ पास हुआ है उसके मुताबिक उसकी इंटरप्रिटेशन की जाएगी, तो उसको सोशियोलॉजिकल कहेंगे, सोशियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन। लोगों के मसाइल क्या थे और उनके मसाइल के हल के लिए ये जो लॉ बना था, अगर तो इसी तरह के मसाइल थे जो अब मौजूदा अदालत के पास हैं, तो फिर कोर्ट उसको सोशियोलॉजिकली इंटरप्रेट करेगी उस लॉ को। इसके बाद है लिटरल इंटरप्रिटेशन या फिर ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन। लिटरल इंटरप्रिटेशन के अंदर यह है कि अगर एक स्टैचूट है, उसका एक प्लेन और क्लियर मीनिंग बन रहा है, आ रहा है, ग्रामेटिकली उसको डिफाइन किया जा सकता है, तो फिर उस ग्रामेटिकल मीनिंग को ही लिया जाएगा। कोर्ट को फर्दर उसके अंदर ज़्यादा खोज लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो लिटरल मीनिंग जो उसका बन रहा है, एक सिंपल मीनिंग बन रहा है, तो फिर उसी को फॉलो किया जाएगा। बल्कि फॉलो किया जाएगा, ना कि कोई और, मतलब कि उसके अंदर एम्बिगुइटी पैदा हो की जाएगी, ना ही किसी फरीक को, किसी पार्टी को या किसी कौंसल को उस मुकदमे से रिलेटेड जो है उसको इजाज़त दी जाएगी कि और मीनिंग ले उसका। उसके बाद रीज़नेबल इंटरप्रिटेशन
ये भी उस लॉजिकल इंटरप्रिटेशन से मिलती जुलती है कि जो सेंसिबल इंटरप्रिटेशन बनती है या फिर जो मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन बनती है वो आएगी रीजनेबल इंटरप्रिटेशन के अंदर, कि यानी कि कोर्ट इस तरह उसका तर्जमा बनाएगी या करेगी जिससे उसकी सेंस क्रिएट होती हो, रियल सेंस सामने आती हो, और एक आम आदमी जब देखे तो वो समझे कि इसका यही मतलब बनता है, सेंसिबली उसको इंटरप्रेट किया जाएगा। फिर इसके बाद हारमोनियस इंटरप्रिटेशन है। हारमोनियस इंटरप्रिटेशन के अंदर देखा जाएगा हार्मनी क्रिएट की जाएगी। एक स्टैट्यूट है तो जो उसका स्पेसिफिक सेक्शन है जिसके बारे में एक मुकदमा चल रहा है, पीपीसी भी हो सकता है, कोई और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हो सकता है, या फिर टैक्स लॉज के अंदर आ सकते हैं, कोई भी किसी किस्म का भी लॉ हो सकता है जो पार्लियामेंट ने पास किया हुआ है, तो उसका कोई स्पेसिफिक सेक्शन है, उसकी इंटरप्रिटेशन का मसला बना हुआ है, तब उसके दो तर्जमे अगर निकल रहे हैं तो फिर उस सेक्शन को दीगर जो सेक्शंस होंगी या दीगर जो पार्ट है उस स्टैट्यूट का, उसके साथ उसकी हार्मनी क्रिएट की जाएगी, उसके साथ उसकी मुताबिकत पैदा की जाएगी, वही मतलब दिया जाएगा जो उसके दीगर दफात के साथ उसके मुताबिक होगा। तो इस तरह इसको कहेंगे हारमोनियस इंटरप्रिटेशन। इसके बाद स्टैट्यूट के अंदर कुछ वर्ड्स यूज होते हैं, एंड या फिर और, इसके अलावा मे, शेल। तो अगर तो उस स्टैट्यूट को या उस स्पेसिफिक सेक्शन को जिसके बारे में एम्बिगुइटी पैदा हो चुकी है वो बयान करना है, उसका मीनिंग लेना है, तर्जमा निकालना है, तो वो कोर्ट इन चीज़ों को, इन बातों को, एंड, और, मे, शेल, इनको इग्नोर करते हुए उनका जो एक मीनिंग बनेगा वो मीनिंग निकाल सकती है। तो ये एक्सेप्शनल इंटरप्रिटेशन हो जाएगी, यानी कि इन चीज़ों को मद्देनजर रखे बगैर अगर इनको फोकस करेंगे तो और एम्बिगुइटी क्रिएट होती है, तो कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि कोर्ट ये भी इंटरप्रिटेशन कर सकती है। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के हवाले से इंग्लैंड का एक केस है 1960 का, जिसके अंदर जिसके अंदर एक केस आया कोर्ट के सामने। चाकू, एक चाकू, खतरनाक चाकू था, फ्लिक नाइफ। वो उस वक़्त 1960 के अरसे में, जब वो टाइम था उस साल, उन दिनों में ये फ्लिक नाइफ से बहुत ज़्यादा लोगों को ज़ख्मी किया जाता था। हर दूसरा शख्स अपनी पॉकेट में ये चाकू रखता था। जब भी कोई किसी के साथ झगड़ा होता या फिर वो किसी को नुकसान पहुँचाना चाहता तो फिर इस चाकू से वार करता और अपना मकसद हासिल कर लेता। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, बदअमनी पैदा हो चुकी थी। तब की हुकूमत ने एक लॉ पास किया कि फ्लिक नाइफ की जो सेल थी, उसको फ़रोख्त जो थी उसकी, उसके ऊपर पाबंदी लगा दी। जब पाबंदी लगा दी तो उसके बाद कुछ अरसे बाद एक दुकानदार था, वो उसने डिस्प्ले किए हुए थे दुकान के अंदर ये फ्लिक नाइफ। अब जब गवर्नमेंट को इत्तला मिली कि ये इस तरह करके ये तो पाबंदी लगी है कि ये शख्स उस चाकू को बेच रहा है, तो उन्होंने आके उसको पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया और फिर उसके ऊपर मुकदमा चला दिया कि वो एक इल्लीगल वेपन है, अनलॉफुल वेपन है, उसको सेल कर रहा है, लिहाजा इसके ऊपर मुकदमा चलाया जाए। वो मुकदमा चल पड़ा। अब उस मुकदमे के दौरान उसकी तरफ से जो कौंसल थे, जो वकील थे, उन्होंने ये ऑब्जेक्शन रेज़ की कोर्ट के सामने कि मेरा जो क्लाइंट है, इसने
सेल नहीं की या उस चाकू को, फ्लिक नाइफ को सेल नहीं किया, डिस्प्ले पे था। और जो लॉ है फ्लिक नाइफ के हवाले से, वो सेल के ऊपर पाबंदी लगा रहा है, डिस्प्ले के ऊपर पाबंदी नहीं लगा रहा है। तो ये अल्फाज का ही हेर फेर है। अल्फाज को, उनके मीनिंग को अपनी मतलब के तौर पर अपने फेवरेबल मीनिंग के अंदर वो ले रहा था। ऑब्जेक्ट तो उसका था कि हर तरह से उसको रोका जाए, लेकिन स्पेसिफिक वर्ड जो था वो सेल का वर्ड यूज हुआ था उस एक्ट के अंदर जो पास हुआ था उसकी उसकी रोकथाम के लिए। तो वहां पर उसने कहा कि एक डिस्प्ले है। अब डिस्प्ले का मतलब ये नहीं है कि उसने बेच दिया है वो फ्लिक नाइफ। तो इस अभी उसने बेचा नहीं है। तो जो हुकूमती करिंदे हैं वो उसको उठा के ले आए हैं, उसके खिलाफ मुकदमा बना दिया है। तो ये बिल्कुल गलत मुकदमा बना है। तो कोर्ट ने जब देखा उन अल्फाज को, उस स्टैचूट के वर्ड्स को देखा, तो वाकई वहां पे डिस्प्ले के ऊपर तो पाबंदी ही नहीं थी, बल्कि सिर्फ उसकी सेल के ऊपर पाबंदी थी। तो फिर उन्होंने उसको, उसके खिलाफ जो मुकदमा था वो उसको बरी कर दिया। और उसके बाद उस लॉ को तब की पार्लियामेंट ने अमेंड किया और उसके अंदर ये वर्ड्स ऐड किए, एडिशन की कि इसकी सेल और इसकी डिस्प्ले दोनों के ऊपर पाबंदी लगा दी। तो इस तरह करके वो जो शख्स था, वो जो बेच रहा था, वैसे तो वो वायलेशन कर रहा था, लेकिन कानून का सहारा लेकर वो बच गया। अब कानून के अंदर ये इसी तरह की एम्बिगुइटीज होती है कि जब बहुत 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 बड़े बड़े अदारे या फिर बहुत ह्यूज अमाउंट के केसेस जो होते हैं, वो या तो आगे चल नहीं सकते, या फिर उनके अंदर इस तरह की एम्बिगुइटीज होती है। और उनका फायदा, वो जो शक का फायदा होता है, वो चूंकि तो तमीज नाल इन्हां नूं कह देंदे, मैं ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾ मुलजम देने के फेवर में जाता मैनूं है, तो वो जो एम्बिगुइटी है, क्योंकि ये लीगल प्रिंसिपल है कि बेनिफिट ऑफ डाउट गोज टू दी अक्यूज्ड। शक का फायदा हमेशा मुलजम की फेवर में होगा। तो अदालतें जब कोई तशरीह करती हैं तो इस बात को भी मद्देनजर रखती हैं, अगर अगर लॉ के अंदर कोई एम्बिगुइटी है तो उसका फायदा मुलजम को देना चाहिए। तो इस हवाले से फिर वो शक का फायदा उठाते हुए वो बंदा बरी हो गया उस मुकदमे से। तो इस तरह ये जो लॉ है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूट, इंतहाई अहम लॉ है। अब कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि मीन्स, इंक्लूड्स। अब मीन्स या इंक्लूड्स, मीन्स, MEANS, मीन्स। अब हम डेफिनेशंस जब पढ़ते हैं स्टैचूट के अंदर, तो वहां पर उस वर्ड को लिख के उसके बाद उसके लिख दिया जाता है मीन्स, आगे उसको डिफाइन कर दिया जाता है। तो वो जो उधर मीनिंग उसका बता दिया जाता है, तो वो वही मीनिंग लिया जाएगा जब भी उसको पढ़ा जाएगा, जब भी उसके मतलब कोई क्वेश्चन पैदा होगा तो वही मीनिंग दिया जाएगा। और इंक्लूड्स के अंदर एक तो वो जो चीज़ है उसके अंदर इंक्लूड कर दी गई है उस मीनिंग के अंदर, कोई वर्ड है उसके अंदर इंक्लूड करके आगे उसको एक्सप्लेन कर दिया गया है, तो वो चीज़ है। और फिर इसके अलावा इसके और मीनिंग भी आ सकते हैं। तो अगर कोई व्हीकल है तो उसके ऊपर अगर पाबंदी लगा दी गई है, तो दो तीन व्हीकल्स को बयान करके आगे एटसेट्रा लिख दिया गया है, तो उससे मिलती जुलती जो व्हीकल होंगी उनके ऊपर भी पाबंदी आयद होगी। तो इस तरह करके ये जो वर्ड्स हैं, कोई भी कौंसल या फिर कोई भी वकील, एडवोकेट इस कानून का सहारा लेकर कोई भी स्पेसिफिक लॉ है वो अपने क्लाइंट की फेवर में फैसला करवा सकता है और कोर्ट को कायल कर सकता है। थैंक यू। इसके मतलब अगर किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन है तो वो बता दें।
हेलो। थैंक यू सर। जी थैंक यू।